नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए नया केमिस्ट्री का जो वीडियो लेकर आया हूँ, नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आयतनात्मक विश्लेषण। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं आपको पता है, एक तो इसमें आता है टाइट्रेशन से रिलेटेड अनुमापन, एक इसमें है सूचक इंडिकेटर, और नॉर्मलिटी मोलरिटी आपको पता है, नॉर्मलता मोलरता पर आधारित जो न्यूमेरिकल है वो लगभग पूछ लिए जाते हैं इसमें। तो इस यूनिट को हम स्टार्ट करने के पहले कुछ डेफिनेशन से वो क्लियर करेंगे। तो आयतनात्मक विश्लेषण में मैंने आपको सबसे पहला जो टॉपिक बताया वो बताया अनुमापन। इसको हम बोलते हैं टाइट्रेशन। एक एक करके हम रिपीट करते चले इनको। टाइट्रेशन आप सबको पता है, एक हमारे पास है ज्ञात विलयन और दूसरे पात्र में हमारे पास भरा हुआ है अज्ञात विलयन। ऐसे समझ लो हमारे पास दो बर्तन है, दो पॉट है, एक में मैंने ज्ञात विलयन और दूसरे में भर रखा है अज्ञात विलयन। अब ज्ञात विलयन आपको सबको पता होना चाहिए। जैसे हमने बाल्टी है, बाल्टी में नाप तोल के 1 लीटर पानी ले लिया और उसमें मैंने 10 ग्राम शक्कर डाल रखी है, तो ये हमें पता है कि 1 लीटर में कितनी शक्कर घुली हुई है, 10 ग्राम। तो ये विलयन कैसा हुआ है आपका ज्ञात। और यहाँ मैंने क्या किया, पानी भी 1 लीटर था मान लो, लेकिन बिना तोले मुट्ठी भर के मैंने इसमें शक्कर डाल दी, तो ये जो विलयन बना हमारा वो बन जाएगा अज्ञात। अब दोनों सॉल्यूशन आप देखिए, इसको आप क्या बोलेंगे, नॉन सॉल्यूशन, और इसको हम बोल देंगे अननोन। एक ज्ञात है और दूसरा अज्ञात। अब आपको क्या करना है, इस ज्ञात विलयन की सहायता से हमको अज्ञात विलयन की क्या ज्ञात करना है, सांद्रता, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है। ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की जो सांद्रता है उसे ज्ञात करने की विधि को क्या बोलेंगे, अनुमापन या टाइट्रेशन। डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ unknown solution with the help of known solution process is called titration। ज्ञात विलयन की सहायता से हमें क्या करना, भूल मत जाना, अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। जैसे जनरल अपन छोटी जगह देखें, 1 किलो का वाट है मेरे पास स्टैंडर्ड। अब मेरे को 1 किलो का वाट और बनाना है, इसको किसी ने मेरे को ला के दे दी, ईट ला के दे दी, तो मैं क्या करूँगा, इसको तोड़ तोड़ के इसके इक्वल कर लूंगा। तो जो नॉन सॉल्यूशन है जिसकी सांद्रता हमें पहले से ही ज्ञात थी, उसकी सहायता से हमने क्या किया, इसको भी कितना बना लिया, 1 किलो बना लिया। तो मेरे हिसाब से टाइट्रेशन आपको क्लियर है। एक विलयन होगा ज्ञात और दूसरा अज्ञात, और ज्ञात क्या करना है, सांद्रता किसकी, अज्ञात विलयन की। तो ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसका नाम है टाइट्रेशन। अब अनुमापन कितने तरह से कर सकते हैं हम, टाइट्रेशन के जो टाइप्स है वो आपको याद रखना। पहला इसमें रहेगा अम्ल क्षार अनुमापन, ये हम 11th में जनरली करते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन, ये फर्स्ट है, एक होना चाहिए एसिड और दूसरा होना चाहिए बेस। अगर एसिड का कंसंट्रेशन मालूम है तो बेस का कर लेंगे, और बेस का मालूम है तो एसिड। एक नॉन रहेगा इसमें और दूसरा अननोन। और दूसरा जो टाइप आपका है वो है ऑक्सीकरण अपचयन टाइट्रेशन। मीन्स इंग्लिश में आप क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन होगा। इसमें एक जो कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे कंपाउंड का होगा रिडक्शन। एक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन। ये 11th में किए जाते हैं प्रैक्टिकल में, और ये वाला हम करते हैं 12th में। थर्ड जो पोजीशन रहेगी आपको, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपण अनुमापन। इसको आप प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बोलते हैं। ये जनरली हायर एजुकेशन में, कॉलेज लेवल में किया जाता है। अब आपसे जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो इन दोनों पर बनते हैं, या तो अम्ल क्षार अनुमापन से रिलेटेड पूछ लेंगे या फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब जब टाइट्रेशन आप करते हैं तो उसके लिए एक चीज की और हमें जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है इंडिकेटर, सूचक। ये इसके बिना अधूरा है। देखिए टाइट्रेशन कब कर पाएंगे आप, जब आपके पास क्या हो, इंडिकेटर होना जरूरी है, सूचक होना जरूरी है। अब सूचक किसे कहेंगे, तो सूचक को मैंने अभी आपसे इंग्लिश में क्या बोला, इंडिकेटर।
सबके आपको मालूम है मोटरसाइकिल गाड़ियों में इंडिकेटर लगे रहते हैं। ये क्या करते हैं, आपको इंफॉर्मेशन बताते हैं, सूचना बताएंगे कि गाड़ी को हमें किधर रिटर्न, जैसे सपोज करिए हमें लेफ्ट हैंड पे करना तो लेफ्ट वाले स्टार्ट कर देते। तो सूचक का मुख्य काम क्या है, ये रिएक्शन जो है उसके कंप्लीट होने की इंफॉर्मेशन देते हैं आपको। कोई रिएक्शन पूर्ण हो गई इसकी सूचना देंगे हमें कौन, सूचक। तो दो चीज आपको क्लियर, एक तो टाइट्रेशन और एक सूचक। अब कौन से टाइट्रेशन में कौन से इंडिकेटर को यूज करेंगे ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब मैं पहले आपको एसिड बेस वाला क्लियर करके बताऊंगा, लेकिन इंडिकेटर को भी हमने 3 क्लास में डिवाइड किया है। 3 क्लासेस कौन कौन सी इंडिकेटर की, फर्स्ट आप देखेंगे तो पहले नंबर पे आपको मिलता है आंतरिक सूचक। कभी कभी इसी में से क्वेश्चन बन जाते हैं। आंतरिक नाम से क्लियर हो रहा है आपको, इंटरनल इंडिकेटर। दूसरा अगर आप देखें तो बाह्य सूचक हो जाएगा, बाह्य भी आप समझ गए, एक्सटर्नल इंडिकेटर। और लास्ट जो थर्ड है उसको हम कहेंगे स्वयं सूचक। स्वयं मतलब आप समझेंगे सेल्फ इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर को भी हमने कितने क्लासेस में डिवाइड किया, 3 क्लास में। आपको याद रखना, इंटरनल इंडिकेटर, एक्सटर्नल एंड सेल्फ इंडिकेटर। अब मेन एग्जांपल ऑफ सेल्फ इंडिकेटर इज, अब इनके आपको उदाहरण पूछ लेते हैं। स्वयं सूचक का मुख्य, या कुछ लिख दिया, जैसे आपको लिख दिया KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट किस तरह का सूचक है तो आपको बताना। यह है सेल्फ इंडिकेटर। और कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इसको, ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इसको स्वयं सूचक की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब हमसे पूछा मेन एग्जांपल ऑफ इंटरनल, आंतरिक सूचक के मुख्य उदाहरण बताना हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से होंगे देखिए, पहला आपको याद रखना फिनोल्फथेलीन, ये फर्स्ट इंटरनल इंडिकेटर। सेकंड अगर आप देखेंगे तो इसमें आ जाएगा मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों फेमस है। इसमें भी होते बहुत सारे और भी हम लिख सकते हैं, थाइमोल्फिथिलीन, फिनॉल रेड, कांगो रेड, फिनॉल रेड हो गया, कांगो रेड हो गया। तो इस तरह के ये सब किस में आएंगे, इंटरनल इंडिकेटर। इंटरनल नाम से, अच्छा आउटर या एक्सटर्नल इंडिकेटर, बाह्य सूचक का अगर आप एग्जांपल देखोगे तो इसका मेन एग्जांपल मिलेगा आपको पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4 लिख सकते हैं, FeCN6, K3 लिख दिया तो पोटेशियम फेरीसाइनाइड, 4 था तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड, 3 हो जाएगा तो पोटेशियम फेरीसाइनाइड। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, बाह्य सूचक के। स्वयं सूचक का मुख्य उदाहरण क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट, इसे आप जानते हैं पीएटी में कुएं की लाल दवा के नाम से भी ये जाना जाता है, KMnO। और इंटरनल या आंतरिक सूचक के मुख्य उदाहरण कौन कौन से होंगे, तो 2 याद रखना आपको, एक फिनोल्फथेलीन और एक मिथाइल ऑरेंज। मैंने आपसे कहा होते बहुत सारे, फिनॉल रेड, कांगो रेड, थाइमोल्फिथिलीन एक्सेट्रा। अब जब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो इंडिकेटर कहाँ पर कौन सा इंडिकेटर ऐड करना ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको फिर से एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, अनुमापन मेरे को करना है, लेकिन अम्ल कैसा लेना, अम्ल भी प्रबल लेना है मेरे को और क्षार भी। तो ये आपको पिछले वीडियो में क्लियर थे। स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने हिंदी इंग्लिश बता दी थी इसकी, ये क्या है, प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये हो जाएगा आपका प्रबल क्षार। ये टाइट्रेशन करना अनुमापन में। अब टाइट्रेशन आप सब जानते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक चाहिए यहाँ पर हमको ब्यूरेट। ब्यूरेट बोल रहा हूं मैं इसको, इसका वॉल्यूम हमेशा कितना होगा याद रखना, 0 से लेकर 50 तक। तो ये ब्यूरेट, और एक हमें लेना पड़ता है पिपेट। टाइट्रेशन करने के लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी, एक ब्यूरेट और एक पिपेट। तो आप देखिए ब्यूरेट कुछ इस तरह का रहता है, जिसका वॉल्यूम मैंने बताया कितना भर सकते हैं इसमें हम, 0 से 50। और ये है पिपेट, पिपेट 10 ml का हो सकता है, 20 का, 5 का, इस तरह से। तो अब यहाँ पर ये क्यों लिख के स्ट्रक्चर क्यों बनाया मैंने जानबूझ के, एक हमारे पास क्या है, नॉन सॉल्यूशन, एक ज्ञात है
और दूसरा हमारे पास है अज्ञात। तो आपसे ये पूछा जाता हमेशा, ज्ञात अज्ञात तो है और साथ में है क्या, एक एसिड है और एक बेस है। सपोज करिए अम्ल कैसा है, प्रबल, और क्षार भी प्रबल है। चार कंडीशन लिखूंगा मैं, प्रबल अम्ल की जगह फिर मैं लिख दूंगा दुर्बल या दुर्बल क्षार। इस तरह से चार तरह से आप टाइट्रेशन करते हैं, लेकिन ब्यूरेट में हमेशा क्या भरा जाता है, ये हमसे पूछा जाता है। तो याद रखना है, जो नॉन सॉल्यूशन है, ज्ञात विलयन है, उसको हमेशा किस में भरते हैं, ब्यूरेट में। ये आपको याद रखना आपने। और सॉरी उल्टा बोल दिए, ज्ञात जो है, ज्ञात किसमें, पिपेट में, और अज्ञात भरते हैं हमेशा ब्यूरेट में, क्योंकि ये तो हमें मालूम है ना पहले से। तो नॉन सॉल्यूशन है, ज्ञात विलयन है, उसको हमें भरना है किसमें, पिपेट में, और अज्ञात विलयन है उसको हम भरेंगे ब्यूरेट में। एक बात। दूसरी बात, जो स्ट्रॉन्ग होता है ब्यूरेट में कौन सा विलयन भरा जाता है, तो एक ऑब्जेक्टिव और यह याद है, जो प्रबल होता है उसको भी हम किस में भरते हैं, ब्यूरेट में, क्योंकि हमें इसे खींचना है और मुंह से खींचेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग को आपने मुंह से खींच लिया और अगर मुंह में चला गया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, जो प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, उसे कहाँ फिलअप करेंगे, ब्यूरेट में। तो हमेशा पूछते हैं कि अनुमापन जब करते हैं तो प्रबल अम्ल या क्षार को किस में भरेंगे, तो ब्यूरेट में। और खींचेंगे किसको, तो जो वीक एसिड है या वीक बेस है, दुर्बल है, उसको हम पिपेट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ। ये एक बात क्लियर हो गई आपको। अब ब्यूरेट में हमेशा कौन सा सॉल्यूशन फिलअप करेंगे, तो याद रखना अननोन, अज्ञात विलयन जनरली, और साथ में वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, तो आपसे पूछा जाता कौन सा इंडिकेटर मिलाऊंगा, कौन सा इंडिकेटर डालोगे आप लोग। तो आपको याद रखना फिनोल्फथेलिन, या तो ये डाल दो, और अगर ये नहीं मिले तो एक ऑप्शन और है इसका, मिथाइल ओरेन। मतलब दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ। लेकिन अब उल्टा कर रहा हूँ, कंडीशन नंबर ये फर्स्ट थी, ये कंडीशन नंबर, एसिड कैसा, स्ट्रॉन्ग, और बेस कैसा होगा, वीक। प्रबल अम्ल है और ये कैसा होगा, वीक, मतलब आप समझेंगे दुर्बल क्षार। अब आपसे पूछा, अब आप कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करोगे, यहाँ पर कौन सा सूचक मिलाओगे। अब ये तो हम सीख गए, प्रबल अम्ल है तो इसे ब्यूरेट में भरेंगे और दुर्बल क्षार है तो पिपेट से लेंगे, लेकिन लेने के बाद फिर हमें कलर चेंज करने के लिए सूचक मिलाना, इंडिकेटर। तो यहाँ पर इंडिकेटर आपको मिलाना पड़ेगा ओनली मिथाइल ऑरेंज। अगर अम्ल प्रबल है, अम्ल कैसा है, प्रबल, तो क्या मिला रहा है यहाँ, ऑरेंज, ऐसे याद रख लेना। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होगा, मिथाइल ऑरेंज। थर्ड जो पोजीशन है, अब उल्टा कर रहा हूँ, देखिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ मैंने अम्ल को क्या बना दिया, दुर्बल, और प्रबल क्या लिखा मैंने, क्षार। यहाँ पर कौन सा इंडिकेटर, तो याद रखना बेस्ट इंडिकेटर कौन सा, इसमें फिनोल्फथेलिन। ये तीसरा ऑब्जेक्टिव बन गया आपके लिए। अब लास्ट कंडीशन देखिए, दोनों ही अगर दुर्बल हैं, वीक एसिड और वीक बेस, तो फिर इन दोनों में से कोई सा भी इंडिकेटर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको या तो कौन सा, कांगो रेड, या फिर आप ले सकते हैं फिनॉल रेड। तो ये आपके चार ऑब्जेक्टिव तैयार हो सकते हैं यहाँ पर। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार में कौन सा इंडिकेटर, तो ये आपके पास लिखा होगा, और नहीं लिखा होगा तो मैंने एक बार बोल के सुना दिया आपको। लेकिन याद रखना, अम्ल प्रबल है और क्षार दुर्बल है तो हमेशा मिथाइल ऑरेंज। उल्टा कर दिया, एसिड होगा वीक और बेस होगा स्ट्रॉन्ग, तो फिनोल्फथेलिन। और दोनों ही वीक है तो फिर ये दोनों ही गायब हो जाएंगे, या तो फिर आपको लेना पड़ेगा कांगो रेड या फिर लेना पड़ेगा फिनॉल रेड। अब आगे देखें हम, टाइट्रेशन और सूचक, इन दोनों के बाद में इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिले, दो चार क्वेश्चन मिले, जैसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरनल इंडिकेटर, बेस्ट एग्जांपल ऑफ आउटर या एक्सटर्नल सेल। सेकंड इसमें जो क्वेश्चन परेशान आपको करता है वो न्यूमेरिकल वगैरह आ जाते हैं, जैसे नॉर्मलिटी, नॉर्मलता और मोलरता, दो चीज खास है जो आपको याद रखना। अब नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलरता भी हमें यही याद रखना है।
एक और इन्हीं से रिलेटेड क्या याद रख लेना, फॉर्मलता। न्यूमेरिकल जनरली दोनों पर बनते हैं, या तो नॉर्मलता पर आते हैं या मोलरता पर आते हैं, लेकिन चूंकि आपको मालूम है सीबीएसई सिलेबस है तो हम इनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। फॉर्मेलिटी भी आपसे पूछ सकते हैं, और एक हटके में लिख रहा हूं यहाँ पर मोलालिटी, मोललता। अब इन चारों को हम एक साथ कैसे याद करें, तो चारों में पहले मैं आपको इन तीनों को क्लियर कराऊंगा। देखिए आप सब जानते हैं नॉर्मेलिटी को किससे डिनोट करते हैं, एन से। मोलरिटी को आप कैपिटल एम से, फॉर्मेलिटी को कैपिटल एफ से, और मोलालिटी को स्मॉल एम से। अब नॉर्मलता किसे कहेंगे, अब नॉर्मलिटी है क्या, तो इसका सबसे आसान तरीका है, देखिए मैं इसको थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले तीनों हम देख लें। रटना बिल्कुल मत, इसके लिए मैंने आपको एक गोला बना दिया। इस गोले में 1 लीटर विलियन भरा है, कोई सा भी विलियन है, नमक है, शक्कर है, पानी है, उसमें किसी विलियन के 1 लीटर वॉल्यूम कितना याद रखना, आयतन में उपस्थित किसी विलियन के 1 लीटर, ये कंडीशन मत भूलना। अब आयतन में उपस्थित कौन, विले की भी बात हो रही है, सॉल्यूट मिला ना मेरे को, विले। अब मैं बाहर निकल रहा हूं, देखिए तो अगर मैं लिख दूं विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, अगर मैं इसकी जगह लिख दूंगा विले के ग्राम तुल्यांक की जगह मैंने क्या लिख दिया, मोलों की संख्या। और फिर तीसरी कंडीशन देखिए, मैंने क्या लिख दिया, विले के सूत्र भारों की संख्या। अब एक साथ तीनों डेफिनेशन हम कैसे क्लियर करें, ये तो बात हिंदी की होगी। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश वाले बच्चे भी सब समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक जैसे। और यहाँ क्या लिखूंगा, फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ क्या लिखा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ मैंने बदल दिया फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। अब हमें डेफिनेशन बोलना, नॉर्मलता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखिए, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या बोलेंगे, नॉर्मलता। देखिए विलियन कितना, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विले के अगर ग्राम तुल्यांक घुले हैं तो नॉर्मलता। अगर उसी 1 लीटर में विले के मोल घुल जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, मोलरता। और उसी 1 लीटर में अगर सूत्रभार घुले होंगे तो उसे आप क्या बोल देंगे, फॉर्मलता। तो तीनों डेफिनेशन एक साथ मैं आपसे बोल रहा हूँ। ग्राम नॉर्मलिटी किसे कहेंगे, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये इक्विवेलेंट वेट, ग्राम तुल्यांक, मोल, फार्मूला, ये सब क्या है मैं अभी क्लियर कराऊंगा, पहले डेफिनेशन देख लें। ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter volume of solution is called normality. Gram equivalent weight of solute dissolved in 1 liter volume of solution. Next, moles of solute dissolved in 1 liter volume of solution is called molarity. And formula weight of solute dissolved in 1 liter volume of solution is called formality. ये तीनों की डेफिनेशन, बस ये दिमाग में बैठा लो कि यहाँ किस मेन कौन रहेगा, प्रधानता किसकी है, लीटर। लीटर मतलब आयतन, वॉल्यूम मेन रहेगा इसमें। और कितना होना चाहिए ये भी रटना नहीं, 1 लीटर है और उसमें जितना भी विले डिजोल्व होगा। अब विले के अगर मोल डिजोल्व है तो मोलरिटी हो जाएगी, ग्राम तुल्यांक है तो नॉर्मलता, और अगर सूत्र भार है तो फॉर्मलता। अब इनके फार्मूले भी हम बनाए, सूत्र बनाए तो कैसे बनाए, देखिए नॉर्मलता का सूत्र क्या होगा, WB इंटू 1000 अपॉन PQ इंटू V, और यूनिट क्या जाएगी ग्राम पर लीटर।
ये नॉर्मलता हुई। अब आपको मोलरता का लिखना है तो कुछ नहीं करेंगे, सेम कंडीशन रहेगी, सब कुछ सेम है। देखिए बस यह तुल्यांक की भार इक्विवेलेंट वेट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, मोल्स लिख दूं या अणुओं की संख्या लिख दूंगा, और यहाँ वापस वॉल्यूम यूनिट सेम। और थर्ड जो पोजीशन है आपकी, अगर नहीं दिख रही हो तो सॉरी, फॉर्मेलिटी देखिए डब्ल्यू बी इंटू 1000, यह क्या जाएगा एफ बी इंटू वी ग्राम पर लीटर, ये तीनों के फार्मूले होंगे। अब हमें इनके मीनिंग पता होने चाहिए। डब्ल्यू बी जब न्यूमेरिकल आते हैं आपको फार्मूला भी पता, लेकिन यहाँ पुटअप कैसे करें, वैल्यू कैसे इसमें पुटअप करें, ये हमें याद होना चाहिए। तो डब्ल्यू बी क्या है, ई क्यू क्या है, इन सबके मीनिंग बहुत जरूरी है जो आपको तैयार करना है। वो कैसे करेंगे तैयार, 3-4 है जो खास है, मैं आपको नोट करके बता रहा हूँ। एक तो आपको ये याद होना चाहिए कि डब्ल्यू बी क्या है, तो डब्ल्यू देखें या डब्ल्यू बी इसमें याद रखना, और उसी के नीचे मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ एम बी। अब ये क्या हो जाएगा, विलेय का भार, भार आप जानते हैं, भार को आप क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर मजे आएंगे आपको अगर ये सब पता होगा तो। विलेय का भार आप समझिए क्या बोल देंगे आप लोग, वेट ऑफ सॉल्यूट विलेय। विलेय, विलायक, विलयन, ये सब आपको अभी नहीं बता रहा हूं मैं। विलेय मालूम आपको जिसकी मात्रा कम होती है, विलायक जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, और विलेय और विलायक दोनों को मिक्स कर दें तो बन जाएगा सॉल्यूशन या विलयन। अब एम बी क्या है, तुरंत हमें दिमाग में जाएगा विलेय का अणु भार। देखिए अब डिफरेंस देखिए, ऊपर क्या लिखा मैंने भार और नीचे लिख दिया अणु भार। वेट की जगह मैं क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये कैसे निकालेंगे ये अपन अभी देखेंगे। नेक्स्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है, ई क्यू। ई क्यू आपका क्या हो जाएगा, विलेय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार भी समझ गए, आपने अभी इधर लिखा था इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। और एक चीज और यहाँ एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है, एफ बी। तो एफ बी क्या हो जाएगा, विलेय का सूत्र भार। लेकिन वी सभी में दिखाई दे रही, तो वी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर विलयन का आयतन है यहाँ पर, लेकिन आयतन किस में होगा, लीटर में, ये याद रखना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो वी है, वी का मतलब याद रखिए विलयन का आयतन लीटर में। अगर हमें ये सब पता है तो फिर हम आसानी से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। लेकिन अब हमें मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट, ये चीज और कहां से याद रखना, ये देखिए आप। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख के बता रहा हूं मैं आपको। सपोज करिए 4 ग्राम हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है NaOH, और इसको मैंने 300 मिलीलीटर में डिसॉल्व कर दिया, घोल दिया। तो आपसे क्या पूछा, इसकी आपको नॉर्मलिटी बताना। जरूरी नहीं नॉर्मलिटी, हमसे पूछ ली मोलारिटी, ये भी नहीं पूछी, हमसे क्या पूछ ली, फॉर्मेलिटी। तो तीनों एक साथ देखो क्या है, 4 ग्राम NaOH को हमने डिसॉल्व किसमें किया, 300 मिलीलीटर विलयन में। 4 ग्राम कास्टिक सोडा, इसे NaOH को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डिसॉल्व इन 300 मिलीलीटर सॉल्यूशन। देन कैलकुलेट नॉर्मलिटी, मोलारिटी एंड फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। विलयन की आपको क्या बताना है, नॉर्मलता ही बता सकते हैं, मोलरता और फॉर्मलता। अब इसके लिए मेरे को पहले तो ये पता होना चाहिए कि नॉर्मलिटी या नॉर्मलता का फार्मूला क्या है। तो इसके लिए डब्ल्यू बी 1000 बाय ई क्यू इंटू वी, और यहाँ जाएगा ग्राम पर लीटर। तो ये फार्मूला चेंज होता रहेगा, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर क्या लिखा, 300 की जगह होता 1 लीटर, 1 लीटर यहाँ होता, तो फिर हम 1000 लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर ध्यान रखना, 1000 से इंटू कब करेंगे, जब मिलीलीटर में हो। और ये भी पक्का नहीं है कि नहीं करें, अगर 1 लीटर है तो अगर आपने यहाँ 1000 लिखा तो फिर यहाँ 1 लीटर नहीं लिखेंगे, यहाँ फिर आपको 1000 मिलीलीटर लिखना पड़ेगा, यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा एक तरीका मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये 1000 कब लिखें आप, जब यहाँ क्या लिखा हो, मिलीलीटर। अगर यहाँ पर लीटर लिखा हो तो फिर 1000 आप नहीं लिखें, तो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन 1000 नहीं लिखोगे तो फिर लीटर लिखना पड़ेगा, 1 लीटर है तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, 2 लीटर है तो 2 लिखना।
और मैं कह रहा हूँ यहाँ 1 लीटर है और आपने गलती से 1000 लिख दिया तो फिर 1 नहीं लिखेंगे, फिर आपको लिखना 1000 मिलीलीटर। ये बात आपको याद रखनी। अब मैं अभी आपसे बोल रहा था तुल्यांक की भार वगैरह कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला तरीका मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए आपको एक तो एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए और एक उसका मास, क्रमांक भी पता होना चाहिए हमें, और उसका परमाणु भार भी पता होना चाहिए। तो क्रमांक मेरे को मालूम है सबको, 1 से 30 तक मैंने शुरू में बोला था आपको पहले वीडियो में कि 1 से 30 तक हम इनको सीखें, तो आप सीख गए होंगे मेरे को आशा है। क्रमांक कितना है इसका 6। तो मास जो होता, भार होता, वो अप्रोक्सीमेटली डबल होता है। डबल से ज्यादा हो सकता है लेकिन डबल से कम कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो जैसे कार्बन का भार होगा 12, नाइट्रोजन का क्रमांक 7 है, भार हो जाएगा 14, ऑक्सीजन का क्रमांक 8 है, भार हो जाएगा 16। कुछ कुछ यहाँ एक्सेप्शन है, जैसे हाइड्रोजन है 1 है तो 2 होना चाहिए, लेकिन इसका कितना होता है 1.008, मतलब 1 ही लिख दे, कोई दिक्कत। सोडियम है तो यहाँ होना चाहिए 22, लेकिन होता कितना 23। तो कुछ एक्सेप्शन अगर हम छोड़ दें तो जनरली कितने होंगे, दुगने, जितना क्रमांक होगा उससे डबल हो जाएगा इसका भार। तो अणु भार निकालना मेरे को। अब देखिए आपसे पूछा गया जल का अणु भार कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज, तो अब आप वैसे ही बता देंगे। ऑक्सीजन का भार कितना दिख रहा है आपको यहाँ पर 16, और हाइड्रोजन का कितना बताया मैंने 1, तो हाइड्रोजन 2 है तो दोनों को 1 + 1, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 80। जल का अणु भार कितना होगा 18। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा, अगर आपको ये पता नहीं होगा मॉलिक्यूलर वेट, और मान लो एग्जाम में भी नहीं दिया आपको, तो आपको मर्जी से लिखना पड़ेगा, और पता ही नहीं है तो फिर आप NaOH WB की जगह क्या रखें, 4 रख देंगे, वॉल्यूम की जगह क्या रखें 300 रख देंगे। अब लेकिन EQ या MB ये नहीं रख सकते आप जब तक आपको ये ट्रिक पता नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। अब देखो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो आप फट से बोल देंगे 40, जो कि Na का, अब टाइम खराब नहीं करना मैं डायरेक्ट देखिए 23, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 16, और हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, सबको मिलाएंगे तो 40 हो गए। इसी तरह से ये बिल्कुल मौखिक होना चाहिए आपको, जैसे ग्लूकोज है तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 180, तो ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। ये क्या है मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार निकालने का तरीका सबको समझ में आ रहा है। मैं आपसे बोल रहा हूँ जो वेट है, भार है, उनको हमें प्लस करना है, ये तो क्रमांक है, इनको नहीं देखना, हमें ऊपर वाले को देखना। जैसे हमसे पूछ लिया CO2 का अणु भार बता, तो CO2 का अणु भार आप कैसे बताएंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। कार्बन का भार कितना है 12, कार्बन एक ही है, प्लस ऑक्सीजन कितने है 2, और कितना है 16 और 16, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो आप देखेंगे CO2 का कितना होगा 44, CO2 का अणुभार कितना होगा 44। तो अणुभार निकालने का तरीका सीख गए। अगर आप अणुभार सीख गए तो भी अभी काम नहीं चलेगा, अब आपको क्या मालूम होना चाहिए, तुल्यांक की भार। अगर आपको अणुभार पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो आप इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांक की भार को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब मैं दूसरी जो पोजीशन पे आपको ले जा रहा हूँ वो है इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांक की भार। तीनों बातें हमें यहाँ क्लियर करना। अभी मैंने आपको क्या क्लियर करवाया, मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार। यहाँ एक चीज और सीख लो आप, अगर हमसे क्या पूछे सूत्र भार, फॉर्मूला वेट, तो दोनों एक ही है। जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वही फार्मूला वेट होता है, तो ये रटने की जरूरत नहीं, फॉर्मेलिटी या फॉर्मल आती है उसमें क्या लिखना पड़ता है अपन को, सूत्रभार। जो अणुभार रहता है वही होता है सूत्रभार। जैसे हमसे अभी बोला था जल का अणुभार आपने बता दिया 18, अब जल का सूत्रभार, तो सूत्र ये और भार ये हो गए, तो अणुभार और सूत्रभार एक है, ये आपको याद रखना। लेकिन तुल्यांक की भार अलग है। अब यहाँ देखिए हमसे क्या पूछा, तुल्यांक की भार, इक्विवेलेंट वेट। जब आप इसका तुल्यांक की भार किसी का भी निकालें तो उसके लिए फार्मूला याद रखना, अणुभार मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, संयोजकता, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं, किसी का भी हमें तुल्यांक की भार निकालना, तो जिसका तुल्यांक की भार निकालना हो
पहले उसका आपको क्या याद होना चाहिए, अणु भार, और फिर डिवाइड किससे करना, भाग किससे करना, वैलेंसी या संयोजकता से। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। जैसे हमसे पूछा HCl, HCl का आपको क्या बताना है, तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। तो पहले इसका क्या पता होना चाहिए आपको, मॉलिक्यूलर वेट। देखिए अब मेरे ने कैसे लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि Cl कितना होता है याद रखना 35.5 और H का होता है 1, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया। अब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, संयोजकता से भाग दो। तो अब हमें कैसे पता है वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी निकालने की मैं एक फिर से ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जैसे ये एसिड है और एसिड में H कितना है, 1, जिस एसिड में जितने H होते हैं उसी से हम भाग दे देते हैं। तो एक एसिड H है तो सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम रहेगा और इक्विवेलेंट वेट भी सेम रहेगा। सपोज करिए यहाँ सेकंड एग्जांपल होता है H2SO4, ये होता। फिर हम क्या करते, मॉलिक्यूलर वेट पहले हमें याद होना चाहिए, तो मेरे को पता है सल्फ्यूरिक एसिड का होता है 98। अब ये मेरे को नहीं पता, ये आपको भी पता है, कोई भी बता सकता है। अगर आपको ये पता हो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मास, सल्फर 16 32, ऑक्सीजन 8 16, तो हमें इनसे मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, ऊपर। अब एक हाइड्रोजन है तो 2 हो गए तो 2 हो जाएंगे, इसी तरह सल्फर 32 और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 है तो 16 4 जा, इन सबको आप प्लस कर दीजिए, जैसे 2 हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे 32 प्लस 16 इंटू 4, ये सब करेंगे आपको क्या मिलेगा 98। आप डिवाइड किससे करें, तो आपको पता है 2, मैंने ट्रिक बताई। अगर एसिड है तो अम्ल में किसका भाग देंगे आप लोग, H का। तो अब बताइए इसका तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, 49। एक लास्ट एग्जांपल और देखिए H3PO4। सपोज करिए इसका मास कितना 99 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या जाएगा 33। 3 से क्यों भाग दिया मैंने, क्योंकि H कितने हैं 3, किसी भी एसिड का। तो मेरे को आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा मैंने क्रेस के हिसाब से फास्ट बता दिया इसको। अणु भार क्लियर है आपको, भार और भार को जोड़ना है, ये तो निकल जाएगा अणु भार। लेकिन तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, जो अणु भार है उसमें काय का भाग देंगे हम, संयोजकता का। और संयोजकता अगर आप भूल जाएं तो उसके लिए एक ट्रिक अपन ने क्या याद रख ली, कि अगर अम्ल है तो हमें किसका भाग देना है, H का। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि जो एग्जाम में आए वो एसिड ही हो। मान लो बेस आ गया, क्षार आ गए या सॉल्ट आ गए, तो फिर क्या करें। अभी जो क्वेश्चन मैंने अभी किया नहीं है, अभी क्वेश्चन आपसे जो पूछा था उसमें क्या था, NaOH। अब इसका तुल्यांकी भार निकालना, तो आपको पता है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा और वैलेंसी कितनी होगी। तो अणु भार तो अभी अपन ने देखा 40, Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, ये सबको मिला के अणु भार तो निकल गया 40। अब हम भाग किसका दें, संयोजकता। अब संयोजकता याद मत करो, भूल जाओ, क्योंकि ये बेस है। तो क्षार में आपको किसकी संख्या देखना है, OH की। तो क्षार में भी ट्रिक लागू हो जाएगी अपनी। अम्ल में क्या देखना था हमको, H, और क्षार में क्या देखना है, OH। तो ये क्षार है और OH कितना 1 है, तो यहाँ पर 40 का 40 लिख रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि NaOH और बड़ा दे रहा हूं मैं आपको, लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका हमसे तुल्यांकी भार पूछा तो आप तुरंत निकाल लेंगे। सबसे पहला काम है आपका अणु भार निकालना। कैल्शियम का अणु भार यहाँ 40 क्यों लिखा आपने, क्योंकि क्रमांक कितना होता है 20, सीधे डबल कर देते हैं। प्लस ऑक्सीजन आप देखिए कितने, 2, तो 1 का 16 होता है, 16 2 जा 32, 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो गए। इसी तरह से हम देख रहे हैं हाइड्रोजन कितने, 1 और 1, ये 2 हाइड्रोजन है तो 1 और 1 यहाँ इकट्ठे लिख दिया। तो अब इन सबको आप जोड़ें तो कितना हो जाएगा 74। अब ये 74 क्या लिखा मैंने, ये भूलना नहीं, ये है अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट। मास आपको क्लियर हो गया, भार क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, तुल्यांकी भार। दोनों में डिफरेंस देखिए, अभी अणु भार लिखा है। अब तुल्यांकी भार निकालने की मैंने ट्रिक क्या बताई, कि क्षार है तो उसमें OH कितने, 2 है, होल ट्वाइस है तो 2 से कर दो, तो क्या हो जाएगा 37। तो आप मेरे हिसाब से ये भी सीख गए होंगे अम्ल में। अच्छा यहाँ कुछ एक्सेप्शन है, देखिए एसिटिक एसिड
ये एसिड है, अम्ल है, इसका अब मेरे को नहीं पता कि इसका मास क्या है, आपको निकालना है। तो देखिए कार्बन कितने दिखाई दे रहा है आपको, 2 दिखाई दे रहा है, तो एक का मास कितना 12 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 24। हाइड्रोजन 4 है तो 4 का 4 ही लिख देंगे, ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूना 32। अब आप खुद देखिए यहाँ पर आपको आंसर यहाँ क्या मिला 60। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कितना मिल गया आपको 60। अब इसमें मैंने अभी आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले कि अगर एसिड है अम्ल है तो भाग किसका देंगे H का, H2SO4 में हमने भाग किसका दिया था 2 का, और H3PO4 में हमने भाग दिया था 3 का, क्योंकि H 1 थे 2 थे 3 थे। अब इसी अगर आप शुद्धि में चले गए तो देखो H कितने दिख रहा है 4, तो आप किससे भाग दे दोगे 4 से, तो सब मामला गड़बड़ हो जाए। इसलिए आपको याद रखना, ये मैंने उधर भी बताया था आपको कि कौन सा H जाएगा बाहर वाला, या तो इसको हम बाहर निकाल दें, और अटैच होता है वो कहाँ पर अटैच होता है यहीं पर, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस में आपको ये बताया था। इनका आयनन नहीं होगा क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कार्बनिक यौगिक है, और कार्बनिक यौगिक में जो आयनन होता है वो किसका होता है आगे वाले H का, पीछे वाले को देखो ही मत। तो आपको कितना H दिखाई दे रहा है सिर्फ 1, तो इसका तुल्यांक भार कितना जाएगा 60 जाएगा। इसी तरह से और एग्जाम्पल, जैसे आपसे C2H5OH है तो हमें सिर्फ ये H देखना, ये नहीं देखना पीछे। तो मेरे हिसाब से आपको अणुभार और तुल्यांक भार दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब अम्ल और क्षार में तो ट्रिक काम आ रही, लेकिन एक और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर सॉल्ट लवण ले लिया हम, अब इसको कैसे निकालेंगे, तो लवण है ये सबको पता है क्योंकि अम्ल और क्षार मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है। Na का मैंने आपको बताया 23 और Cl का बताया 35.5। अब दोनों को मिलाया मैंने तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 58.5। अब संयोजकता, अभी हम खुश हो रहे थे अम्ल और क्षार में कि H अम्ल होगा तो H से भाग दे दो, क्षार हो तो OH से दे दो, लेकिन देखो दोनों का आया ना H है ना OH है, तो फिर आप क्या करें इसको बीच में से डिवाइड कर दो। NaCl की संयोजकता बताने के लिए मैं क्या करूंगा बीच में से इसको काटूंगा। अब बताइए मेरे को दोनों में किसी एक के बारे में आप जानते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11 281 मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी होगी +1। अगर दोनों में किसी एक की संयोजकता भी मालूम होगी तो दूसरे की आपको अपने आप लिख देना, क्योंकि कंपाउंड कब बनता है जितनी वैलेंसी इसकी होती है उतनी सामने वाली। तो बताइए NaCl की वैलेंसी है कितनी हो गई, या तो +1 या -1 है की, तो क्या आ गया इक्विवेलेंट वेट 58.5। अगर दूसरा साल्ट एक और देखो, लवण आप वैसी पहचान लेंगे जिसमें ना तो H हो ना OH हो। अब ये लवण है लेकिन मेरे को पता है इसका मास कितना 100, और मेरे को पता मतलब आपको भी पता है, आप निकाल लेंगे कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन इस तरह से। अब इसकी संयोजकता मेरे को पता नहीं है, देखिए मैं बीच में से काट तो सकता हूँ। अब कार्बोनेट CO3 को तो मेरे को देखकर ही डर लग रहा है, क्या मालूम इसकी वैलेंसी, उसे देखो ही मत, जो अकेला उससे बातें करें। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना 2882, भाइतम कोष में कितने 2 हैं। अब आप सब जानते हैं अष्टक 2 8 8 18 18 32 32, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने ले, या तो 16 इलेक्ट्रॉनों को गेन करे या 2 दे दे, तो सबको पता 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी डाई पॉजिटिव। अब ये जिसे देखकर हमें डर लग रहा था, देखिए डायरेक्ट हमने लिख दिया डाई नेगेटिव, तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी 2 से डिवाइड किया। तो अब देखिए मॉलिक्यूलर मास अगर पूछते तो क्या लिखते 100, ये पीएटी में 1-2 बार आया, कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार होगा मॉलिक्यूलर मास, तो आपको क्या बताना था 100। लेकिन अगर पूछे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार बताओ, तो फिर आपको बताना था 50। अणु भार और सूत्र भार तो 100 ही होगा, लेकिन तुल्यांकी भार हो जाएगा इसका 50। अगर ये चीज आपको याद है तो आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे आपसे। और मेरे को मालूम है कि ये चीज आपको क्लियर होगी। अणु भार तुल्यांकी भार धीरे धीरे आप इनकी प्रैक्टिस करते रहना तो बहुत जल्दी सीख जाओगे। अब न्यूमेरिकल फिर चलें अपन वापस। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, पेपर
अच्छा है तो वो अणुभार तुल्यांक भार सब ब्रैकेट में लिख के दे देते हैं। हमने अभी नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ अपने पास, डब्ल्यू बी यहाँ 1000 और यहाँ ई क्यू इंटू वी। अब इसमें हमें देखना नॉर्मलता कितनी आ रही, किसकी, NaOH। ये भी पता था कितना ग्राम है, 4 ग्राम। कितने में घुला है, 300 में। वॉल्यूम भी दे रखा है और ग्राम भी दे रखा है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। डब्ल्यू बी की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, ये 4। अब चूंकि यह मिलीलीटर है इसलिए मैं काई से इंटू करूंगा 1000 से। अगर यह लीटर होता तो फिर मैं नहीं लिखता है कुछ भी। तुल्यांक भार अब आप सीख गए। अभी मैंने आपको बताया NaOH का 40/1 मतलब 40। इसका मॉलिक्यूलर मास भी 40 होगा और इक्विवेलेंट वेट भी 40, तो यहाँ हमने 40 लिख दिया। कितना वॉल्यूम कितना दे रखा, आयतन 300 दे रखा। इसको अगर आप काटेंगे तो आंसर फिर आपका आ ही जाएगा। देखिए 1/3 और 1/3 मतलब क्या हो गया, 0.3। अब 0.3 के आगे यहाँ पर नॉर्मलिटी, मेरे को नहीं लिखना नॉर्मलिटी तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.3 ग्राम पर लीटर। ये क्या है, नॉर्मलिटी। अगर हमसे नॉर्मलिटी नहीं पूछते, क्या पूछ लेते, मोलरिटी। तो जो EQ है इसकी जगह में क्या रख देता, MB, और N की जगह क्या रख देता, M। अभी भी सेम आता। अगर फॉर्मेलिटी पूछते तो मैं यहाँ F भी लिख देता, यहाँ F लिख देता। जो फार्मूला वेट वही मॉलिक्यूलर वेट, अब भी सेम। तो कितना आसान हो जाएगा अगर आपको क्या मालूम हो। एक तो आपको WB का मीनिंग पता होना चाहिए, अणु भार, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। दूसरा आपको तुल्यांक भार, सूत्र भार, अणु भार, ये सब अगर क्लियर है तो फिर समय आपका वहां पर बहुत कम लगेगा। ये तीनों बातें हुई हमारी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी और फॉर्मेलिटी। यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ। ये अभी अपन ने सिंपल NaOH की बात की। यहाँ पर हम NaOH की क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता। अब सल्फ्यूरिक एसिड में सपोज करिए 9.8 ग्राम दे दिया। सल्फ्यूरिक एसिड कितना है, 9.8 ग्राम, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, 500 मिलीलीटर। क्या कैलकुलेट करना मेरे को, मोलरिटी पूछ ली मेरे से, मोलरता। तो यहाँ पर तुरंत हमें फार्मूला लिखना, कैपिटल M आएगा, ध्यान रखना, M इक्वल्स टू, वापिस फार्मूला WB 1000/MB इंटू V ग्राम पर लीटर। अब WB की जगह तो आपको कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, जितना भी पदार्थ दिया हो इतना घोला गया वो यहाँ लिख देंगे। 1000 का गुणा करें कि नहीं करें, तो 1000 का गुणा मैंने आपको सिखा दिया। अगर यहाँ मिलीलीटर दिया हो तो फिर करना पड़ेगा, लीटर होता तो नहीं करते। अब नीचे देखें, अब हमें वॉल्यूम भी दे रखा कितना, ये, लेकिन यहाँ नहीं दिया, ये क्या लिखे हम, तो ये आपको पता है MB का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार। अणुभार कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको सिखाया, भार और भार को जोड़ दो। जैसे 2H है, सल्फर 1 है तो 32, ऑक्सीजन ये इस तरह से। तो आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, 98। जब आंसर 98 आ गया तो आंसर आप समझ रहे हैं, ये 0 इंक्रीज करके यहाँ ये डिवाइड कर देंगे, 98 1/5 मीन्स 0.2। क्या आई है, मोलरिटी। अब मोलरता तो आपसे पूछ ली, अगर मोलरता नहीं पूछते, नॉर्मलता पूछते तो फिर हम क्या करते, फिर ये आंसर नहीं आएगा। अब नॉर्मलता देखिए, N अभी आपने फार्मूला लिखा था, WB 1000 EQV। यहाँ पर 98 जो ऐसा कैसे लिखेंगे 9.8, यहाँ पर भी आप ऐसा कैसे रहेगा, लेकिन यह चेंज हो जाएगा। ये क्या था, मॉलिक्यूलर मास, ये था आपका अणु भार। अब लेकिन ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांक भार। तो तुल्यांक भार और अणु भार में क्या डिफरेंस होता है, मैंने बताया था आपको। जो मॉलिक्यूलर मास है, अणु भार है, उसमें संयोजकता का भाग देना है। 2 का ही भाग क्यों दिया, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में अम्ल है और इसमें H है 2, तो यहाँ पर हाफ कर देंगे आप, 49। आंसर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, देखिए क्या जाएगा, 2/5। तो
नॉर्मलिटी इतनी आएगी इसकी 0.4 है, लेकिन मोलरिटी कितनी आई? अगर फॉर्मेलिटी पूछे तो वो भी सेम आ जाती 0.2 एम। हमेशा याद रखना मोलरता और फार्मलता का आंसर एक ही रहेगा, लेकिन नॉर्मलता कभी कभी चेंज हो जाती है। अब तीनों डेफिनेशन क्लियर है आपको ये। इसके बाद में एक चीज और बची अभी अपनी, मोललिटी, मोललता। मोललता को स्मॉल एम से यहाँ लिखेंगे WB 1000 बाय MB, और यहाँ आ जाता है WA ग्राम पर केजी। देखिए यूनिट चेंज हो गई है उसकी, वहाँ क्या होता है ग्राम पर लीटर और यहाँ हो गया ग्राम पर केजी। वहाँ हमने क्या बोला था 1 लीटर में, यहाँ आपको चेंज करना डेफिनेशन 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के, बस सब कुछ अंदर लिख दे। यहाँ बाहर जा रहा हूँ मैं, देखिए मोलों की संख्या, पहले भी मोलों की संख्या थी लेकिन किसमें थी 1 लीटर में। डिफरेंस देखना इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये आपको क्लियर है। वहां क्या बोल रहा हूँ था मैं 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, और यहाँ क्या बोला मैंने 1000 ग्राम में। 1000 ग्राम मेरे को पसंद नहीं है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम, वहां विलियन लिखा था 1 लीटर विलियन, और यहाँ क्या बोल रहा हूँ 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। यहाँ किलोग्राम में है और वहां पर लीटर में था। अब इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको WA, वहां V था देखिए वॉल्यूम इन लीटर, यहाँ पर क्या WA विलायक का ग्राम में बाहर, जैसे 1 किलो 2 किलो जो भी दिया 500 ग्राम, तो यहाँ पर आपको यूनिट क्या लिखना पड़ेगी ग्राम पर केजी, और वहां यूनिट क्या थी ग्राम पर लीटर। जनरली इसमें एक क्वेश्चन जो जनरली और मैक्सिमम एग्जाम में आता वो है, डायरेक्ट पूछ लेते जल की मोललता बताओ, कैलकुलेट मोललिटी ऑफ वाटर, या फिर मोलरता बताओ। तो इसमें फार्मूला तो आप लिख लेंगे, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये कंफ्यूज करता है वहां पर कि कुछ दिया तो ही नहीं इसमें, कितने में कितना है ये कुछ नहीं दे रखा। देखिए तो आप अपनी मर्जी से क्या लिखेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 लीटर शुद्ध जल का द्रव्यमान होता है 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1000। ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। ऑन 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1 लीटर प्योर वाटर इक्वल्स टू 1 kg, और 1 kg इक्वल्स टू 1000 का। तो यहाँ पर WB की जगह मैं क्या लिख दूंगा, देखिए अब WB की जगह हमें मिल गया 1000, फार्मूले में ऑलरेडी क्या है 1000। किसकी बात हो रही वाटर जल, तो जल का अणुभार अभी अपनी बात हुई 18, और कितने किलो में 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम नहीं लिखना मेरे को, 1000 ग्राम लिख दिए, लेकिन याद रखना ये क्या है ग्राम। ये 1000 कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा 55.5 या 56। तो ये क्वेश्चन है कि याद रखना डायरेक्ट या तो आपसे पूछे जल की मोललता या फिर आपसे पूछे जल की मोलरता, दोनों का ही आंसर क्या आता है 55.56 या 55.6। नॉर्मलता मोलरता दो आपको विशेष तैयार करना है। इसमें भी कभी कभी ऐसे नहीं कि ये तो सिंपल से न्यूमेरिकल होगा 11th 9th 10th लेवल, इसमें और हमें अंदर भी जाना पड़ता है। देखिए आपको पता होगा डाइल्यूशन में N1 V1 N2 V2 ये वाला फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है, या फिर और आपको पता है इसमें N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 ये वाला फार्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं।
ये कब करेंगे? जब कोई से भी कंपाउंड में 3 कंपाउंड से तीनों का मास भी दे रखा, तीनों अमाउंट दे रखा, तीनों का वॉल्यूम दे रखा है, और पूछी आपसे नॉर्मलिटी, या नॉर्मलिटी दे के क्या पूछ लिया, वॉल्यूम आयतन पूछ लिया, तो ये वाला फार्मूला मिलेगा। इसमें कभी कभी डब्ल्यू भी कैलकुलेट करना पड़ता है, तो EnV/1000 ये फार्मूला भी पुटअप कर सकते हैं। तो नॉर्मलिटी में हमें रटना नहीं, बस एक सिंपल सा फार्मूला, ये दोनों तीनों फार्मूले आपको तैयार करना है। तो मेरे हिसाब से आज आपको मैंने 2-3 चीज़ें बताई, एक तो टाइट्रेशन अनुमापन, दूसरा इंडिकेटर, और तीसरा टॉपिक मैंने आपको बताया नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता और मोलरता। इसी के साथ ये निकालना सिखाएगा अणुभार कैसे निकालते हैं, सूत्र भार और तुल्यांक, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला और साथ में इक्विवेलेंट वेट। तो ये आप प्रैक्टिस करना। अब मैं इसको और डीपली नहीं जाऊंगा, अगले वीडियो में इसको अपन और क्लियर करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक हम